हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म 4th सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 का 2021-22 का AKTU का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज हम बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट और हैंड रिटन फॉर्म में आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में हमारे 10 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से हमें सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन जो वो हमारा 2 मार्क्स का होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन ए हो जाता है 20 मार्क्स का। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन मेटाबॉलिज्म। अब इस क्वेश्चन में हमें मेटाबॉलिज्म की डिफाइन देनी है कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इन द बॉडी सो दैट दे कैन बी एलिमिनेटेड मोर ईजिली। अब ये लाइन क्या कहती है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होना ताकि वो ईजिली हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो सके, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। चलिए अब मेटाबॉलिज्म को थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई भी ड्रग है, ठीक है, वो ड्रग जो है वो हमारा मेटाबॉलिक एंजाइम्स की प्रेजेंस में अपने मेटाबोलाइट्स में ब्रेक होती है, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। बेसिकली यहाँ से ड्रग से हमारा मेटाबोलाइट्स का बनना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि हमारा मेटाबॉलिक एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे लीवर में, ठीक है। लीवर जो है एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में मेटाबॉलिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से हमारा लीवर को जो है हमारा मेटाबॉलिज्म की प्राइमरी साइट कहा जाता है। चलिए अब मेटाबॉलिज्म का मेन मोटिव समझते हैं कि आखिरकार मेटाबॉलिज्म होता क्यों है। जैसे हमारे पास कोई भी ड्रग है, ठीक है, कोई भी ड्रग जो है वो हमारा इजीली एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती हमारी बॉडी में से, तो इस वजह से उसको जो है हम मेटाबोलाइट्स में ब्रेक करते हैं और फिर वहाँ पे हम जो है उसकी वाटर सोल्युबिलिटी को इन्हेंस करते हैं, ठीक है। अब वाटर सोल्युबिलिटी इन्हेंस होगी जिससे वो ईजिली हमारा वाटर में सोल्यूबल होकर हमारा किडनी के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू ईजिली एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेटाबॉलिज्म का मेन मोटिव क्या होता है कि हमारा जो ड्रग है उसको हमारा जो है ईजिली एक्सक्रीट आउट करना है या फिर हमारा बॉडी से ईजिली एलिमिनेट आउट करना है, ठीक है। तो यही हमारा मेन मोटिव होता है मेटाबॉलिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पॉइंट आउट द रोल ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। अब इस क्वेश्चन में हमें पार्टीशन कोफिशिएंट का रोल बताना है कि किसी भी ड्रग के बायोलॉजिकल एक्शन में पार्टीशन कोफिशिएंट का क्या रोल होता है। पार्टीशन कोफिशिएंट इज द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बिटवीन द टू फेजेस हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। बेसिकली ये लाइन क्या कहती है कि पार्टीशन कोफिशिएंट जो होता है एक कांस्टेंट होता है, जो कि हमें बताता है कि हमारी ड्रग जो है वो हमारा हाइड्रोफिलिक है या फिर हाइड्रोफोबिक है। चलिए नेक्स्ट अब हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट ड्रग ट्रांसपोर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारा जो ड्रग ट्रांसपोर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम प्रिडिक्ट करने के लिए पार्टीशन कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट हाउ अ ड्रग रीच इट्स साइट ऑफ एक्शन। अब हमारा किस तरीके से हमारा जो ड्रग है वो हमारे साइट ऑफ एक्शन तक रीच कर रही है, मतलब पहुँच रही है, उसको भी प्रिडिक्ट करने के लिए हम जो है पार्टीशन कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ टोलाजोलिन। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है, जो मेन रिएक्शन हमारी टोलाजोलिन की सिंथेसिस की हम वो लिखेंगे और फिर उसके बाद हम उस रिएक्शन को डिस्क्राइब करेंगे थ्योरेटिकल लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनाइलएफ्रिन। अब इस क्वेश्चन में हमें फिनाइलएफ्रिन का स्ट्रक्चर और यूजेज बताने हैं, तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूजेस की। इट इज़ डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। जो हमारा फिनाइलएफ्रिन होता है वो हमारा डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स होता है। इट कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये जो होता है हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करवाता है। एंड इट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। ये जो होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करवाता है। और ये जो होता है हमारा माइड्रेटिक एजेंट्स की तरह भी यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में बताना है और फिर हमें उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है कि वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की। इट एक्टिवेट्स पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब हमारा जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अब ये हमारे जो है 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स और दूसरा होता है हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर्स। मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो फर्दर हमारा 5 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा M1, वो होता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। सेकंड होता है हमारा M2 जो कि हमारा होता है हार्ट में। थर्ड होता है हमारा M3, वो होता है हमारा स्मूथ मसल्स में। फोर्थ हमारा होता है M4, वो होता है हमारा CNS और हार्ट में। और फिफ्थ आता है हमारा M5 और ये होता है हमारा CNS में। तो इस तरीके से हमारा मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं।
वहीं अगर हम बात करें निकोटिनिक रिसेप्टर्स की, तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हमारा जो है दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा NM और दूसरा होता है हमारा NN। ठीक है, NM की बात करें तो ये हमारा हो जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में। वहीं अगर हम बात करें NN की, तो NN जो होता है वो हमारा होता है CNS में, एड्रिनल मेडुला में और स्पाइनल कॉर्ड में। तो इस तरीके से हमारा कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट एंटीकोलिनर्जिक्स एंड एंटीकोलिनस्ट्रेज। अब यहाँ पे हमारा एंटीकोलिनर्जिक और एंटीकोलिनस्ट्रेज में डिफरेंस बताना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स की। इट ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारा एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करती हैं। एंड इट इनिबिट सलाइवरी एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। और ये जो होता है हमारा सलाइवरी और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम कर देती हैं, इनिबिट कर देती हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एंटीकोलिनस्ट्रेज की, तो एंटीकोलिनस्ट्रेज कौन से होते हैं? इट इनिबिट एंटीकोलिनस्ट्रेज एंजाइम। ये वो ड्रग्स होती है जो कि हमारा एंटीकोलिनस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट करती हैं। ठीक है, एंड इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड्स। और ये जो होता है हमारा सिक्रेटरी ग्लैंड, जैसे हमारा सलाइवरी ग्लैंड हो गया या फिर हमारा जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी को इन्हेंस कर देती है। ठीक है, चलिए अब इन दोनों टर्म्स को हम थोड़ा ईजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं ताकि आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा बेसिक की। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा एसिटाइल कोलिन होता है। एसिटाइल कोलिन क्या है? ये हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि हमारा बॉडी के द्वारा रिलीज़ होता है और अपना एक्शन करके अपने आप डिग्रेड हो जाता है। अब डिग्रेड किस तरीके से होता है कि एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारा आता है और एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो हमारा एसिटिक एसिड में ब्रेक होता है और हमारा कोलिन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारा इन दो कंपाउंड्स में ब्रेक होता है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस आता है कि हमारा एसिटाइल कोलिन की जो हमारी रिलीज़ है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब जब हमारी बॉडी में एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमारी बॉडी की जो हमारी फिजियोलॉजी है, ठीक है, वो हमारा बिगड़ने लग जाती है। मतलब हमारा बॉडी का जो होमोस्टैसिस है वो हमारा एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, वो हमारा अनबैलेंस होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एसिटाइल कोलिन की अमाउंट को नॉर्मल करने के लिए हम जो है यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक्स का यूज़ करते हैं। अब एंटीकोलिनर्जिक्स क्या होता है कि वो ड्रग्स जो कि हमारा एसिटाइल कोलिन की एक्शन को ब्लॉक कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ज़्यादा एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हुआ था, तो हमारा जितना एक्सेसिव एसिटाइल कोलिन है उसको वो जो हमारा ब्लॉक कर देगी और इस तरीके से हमारा एसिटाइल कोलिन का जो हमारा नॉर्मल अमाउंट है वही अपना एक्शन शो करेगा। वहीं अगर हम बात करें सेकंड केस की, सेकंड केस में क्या होता है कि हमारा एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ जो है वो हमारा नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा जो एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज एंजाइम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। अब एक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि अगर यहाँ पे हमारा थोड़ा सा भी हमारा एसिटाइल कोलिन अगर हमारा रिलीज़ होगा तो वो उसको डिग्रेड करके वहाँ पे हमारा एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और कोलिन की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारा बॉडी रिलीज़ कर रही है, बट उसका डिग्रेडेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब उस केस में हम जो है एंटीकोलिनस्ट्रेज ड्रग का यूज़ करते हैं। अब ये क्या करती है, ये जो है हमारा एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट कर देती है। अब जब हमारा एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज एंजाइम इनिबिट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो एसिटाइल कोलिन है वो हमारा डिग्रेड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा अगर हल्की सी हमारे अमाउंट भी हमारा अगर रिलीज़ होती है, ठीक है, तो वो अपना प्रॉपर एक्शन देगी और हमारा बॉडी में जो हमारा होमोस्टैसिस है वो हमारा मेंटेन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपेयर द बेसिक रिंग स्ट्रक्चर्स एंड मेंशन द यूजेस ऑफ बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइज़ेपिन। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बेंजोडाइज़ेपिन और बार्बिचुरेट्स के बेसिक रिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है और फिर उनके यूजेस लिखने हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजोडाइज़ेपिन की। इट मेड बाय फ्यूजन ऑफ बेंजीन रिंग एंड डाइज़ेपाइन रिंग। अब बेंजोडाइज़ेपिन में हमारा जो है दो रिंग्स होती हैं, पहला होती है हमारी बेंजीन रिंग और दूसरी होती है हमारी डाइज़ेपाइन रिंग। वहीं अगर हम बात करें बार्बिचुरेट्स की, बार्बिचुरेट्स जो होता है वो हमारा डेरिवेटिव होता है बार्बिचोरिक एसिड का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनके यूजेस की। इट इज़ यूज्ड इन एंजाइटी, इंसोम्निया एंड मसल स्पाज्म। अब हमारा जो बेंजोडाइज़ेपिन होता है वो हमारा एंजाइटी में यूज़ होता है, इंसोम्निया में यूज़ होता है और मसल स्पाज्म में यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ यूज्ड एज सेडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड इंसोम्निया। वहीं अगर हम बात करें बार्बिचुरेट्स की, तो बार्बिचुरेट जो होता है वो हमारा सेडेटिव की तरह यूज़ करा जाता है, हिप्नोटिक्स की तरह यूज़ करा जाता है और हमारा इंसोम्निया को ट्रीट करने में भी यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द मोड ऑफ एक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। अब इस क्वेश्चन में हमें क्लोरप्रोमाजिन का स्ट्रक्चर और मोड ऑफ एक्शन के बारे में बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरप्रोमाजिन के स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे हमारा क्लोरप्रोमाजिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की कि किस तरीके से अपना एक्शन शो करता है। इट एक्ट एज एंटागोनिस्ट एट रिसेप्टर्स 5-HT, मस्करेनिक, डोपामिन एंड हिस्टामिन। इन रिसेप्टर्स में हमारे आ जाते हैं 5-HT, मस्करेनिक रिसेप्टर्स, डोपामिन रिसेप्टर्स और हिस्टामिन रिसेप्टर्स।
तो इन सभी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके क्लोरप्रोमाज़िन अपना एक्शन शो करता है। तो यहाँ पे हमारा क्लोरप्रोमाज़िन जो है वो एंटीसाइकोटिक की तरह भी यूज़ करा जाता है और एंटी इमेटिक्स की तरह भी यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स दैट कॉज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। अब बेसिकली डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में हमारा एक ही ड्रग आती है, इसमें आ जाता है हमारा केटामिन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पे हमें केटामिन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस बतानी है। अब यहाँ पे हमारा जो है केटामिन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन लिखी है, बट आप जब इसको एग्जाम में लिखेंगे तो आपको इसको थ्योरेटिकल भी एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम एंड गिव स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी टू नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें कोई भी दो नार्कोटिक एंटागोनिस्ट के नाम बताने हैं और फिर उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट आ जाता है नलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड आता है हमारा नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड। नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। तो आप इजीली इन दोनों स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है हमारे सबसे ईजी स्ट्रक्चर है जो कि आप नार्कोटिक एंटागोनिस्ट के देखेंगे। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हमारे 3 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से हमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 10 मार्क्स का होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन बी हो जाता है हमारा 20 मार्क्स का। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, समराइज अबाउट वेरियस फिजिको-केमिकल पैरामीटर्स दैट अफेक्ट द ड्रग एक्शन। अब इस क्वेश्चन में हमें फिजिको-केमिकल पैरामीटर्स के बारे में बताना है जो कि हमारा ड्रग एक्शन को अफेक्ट करते हैं। वेरियस फिजिको-केमिकल पैरामीटर्स दैट अफेक्ट ड्रग एक्शन आर एज फॉलो। अब यहाँ पे हमने कुछ फिजिको-केमिकल पैरामीटर्स लिख रखे हैं जो कि हमारे ड्रग एक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट आता है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में क्या होता है कि ज़्यादातर ड्रग जो है वो हमारा वीक एसिडिक होती है या फिर हमारा वीक बेसिक नेचर की होती है, ठीक है। तो हमारा जो वीक एसिडिक ड्रग है वो हमारा जो है स्टमक में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि हमारा स्टमक का जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारा एसिडिक नेचर का होता है। वहीं अगर हम बात करें वीक बेसिक ड्रग की, तो वीक बेसिक ड्रग जो है वो हमारा इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन का जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारा बेसिक नेचर का होता है। अब वही हमारा बता रखा है कि जो हमारा ड्रग है वो हमारा अनआयनाइज्ड फॉर्म में ही हमारा जो एब्जॉर्ब होती है, अगर वो आयनाइज्ड होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सोलिबिलिटी की। सोलिबिलिटी क्या होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो हमारा 100 ml वाटर में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाती है, उसे हम कहते हैं सोलिबिलिटी। अब जितनी ज़्यादा सोलिबिलिटी होगी वो ड्रग जो है उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी और उतना ही ज़्यादा जो है अपना एक्शन देगी। तो इस तरीके से हमारा जो सोलिबिलिटी है वो भी हमारा ड्रग एक्शन को अफेक्ट करती है। अब सोलिबिलिटी जो है वो हमारा फॉर्मुलेशन डिज़ाइनिंग में या फिर हमारा फार्माकोकाइनेटिक स्टडी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट की। इसमें क्या होता है, द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बिटवीन द 2 फेजेस, हाइड्रोफिलिक फेज एंड लायोफिलिक फेज। अब इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो इसमें हम करते हैं क्या कि इसमें हम जो है अपने ड्रग का नेचर चेक करते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो हमारा लायोफिलिक है या फिर हाइड्रोफिलिक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्या एग्जांपल के तौर पे समझिए कि यहाँ पे हम जो है एक जगह हम वाटर ले लेंगे और उसमें हम जो है ऑयल मिक्स कर देंगे। अब उसमें हम जो है अपने ड्रग को डालेंगे और उसको हम चेक करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और उसमें फिर हम चेक करेंगे कि हमारी जो ड्रग है वो हमारा वाटर में मिक्स हुई है या फिर हमारा ऑयल में मिक्स हुई है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हमारा जो ड्रग है उसका क्या नेचर था, वो जो हमारा हाइड्रोफिलिक थी या फिर लायोफिलिक थी। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि किस तरीके से हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट हमारे ड्रग एक्शन को अफेक्ट करता है। अब जब भी हम कोई भी ड्रग इनटेक करते हैं तो वहाँ पे हमारा 4 प्रोसेस होती है जिसको हम ADME के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम जब भी ड्रग इनटेक करेंगे तो वो हमारा जो है एब्जॉर्ब होगी ब्लड में। अब ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद वो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट का खेल होता है। अब यहाँ पे पार्टीशन कोफिशिएंट से हम जो पता लगा सकते हैं कि हमारी जो हमारा ड्रग है वो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और किस रेट से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो हमारा ड्रग एक्शन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल-डाइपोल इंट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम इन अ पोलर बॉन्ड सच एज NH, OH एंड FH। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक तरीके की स्पेशल तरीके की हमारी डाइपोल-डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसमें और हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उन दोनों में हमारा इंट्रैक्शन होती है और हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड एक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमारा किस तरीके से हमारे ड्रग एक्शन को अफेक्ट करती है।
अब यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमारा दो काम करती है। पहला ये जो हमारे ड्रग के स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाती है, और दूसरा जो हमारा लिगेंड स्पेसिफिसिटी है उसको भी इंक्रीज़ करती है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोटीन बाइंडिंग की। प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है वो हमारा प्रोटीन के साथ बाइंड होती है और हमारे अलग अलग ऑर्गन के पास जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के बाद जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा प्रोटीन की हेल्प से ही होता है। चलिए अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो हमारे ड्रग एक्शन को अफेक्ट करती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है कि जो हमारा ड्रग है वो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होगी, और बाइंड होने के बाद वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है। अब वो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बिल्कुल इनर्ट होता है। अब इनर्ट का मतलब क्या है कि वो जो हमारा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। मतलब जो भी ड्रग हमारा बाउंड हो चुकी है, ठीक है, वो बाउंडेड ड्रग जो है वो हमारा ना ही अपना एक्शन शो करेगी, ना ही वो मेटाबोलाइज होगी, और ना ही वो एक्सक्रीट आउट होगी, ठीक है। तो मतलब उसका बिल्कुल भी एक्शन नहीं होता है, और उसकी वजह से हमारा जो बायोअवेलेबिलिटी होती है ड्रग की वो भी अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है कि कितनी अमाउंट हमारी ड्रग की जो है हमारा साइट ऑफ एक्शन पे प्रेजेंट है अपना एक्शन शो करने के लिए, ठीक है, उसे हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। अब हमारा बायोअवेलेबिलिटी भी अफेक्ट होती है, तो जिसकी वजह से हमारा जो ड्रग एक्शन है वो भी अफेक्ट होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चिलेशन की। चिलेशन में क्या होता है, चिलेशन बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमारा मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू एक हमारा जो है रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिनको हम चिलेट्स कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं चिलेशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की, कि हमारा किस तरीके से हमारा चिलेशन जो है वो हमारा अफेक्ट करता है ड्रग एक्शन को। इट इज़ यूज्ड इन हैवी मेटल पॉइजनिंग। बेसिकली हमारा चिलेशन प्रोसेस जो है वो हम बहुत ज़्यादा हैवी मेटल पॉइजनिंग को ट्रीट कराने के लिए यूज़ करते हैं। अब हैवी मेटल पॉइजनिंग क्या होता है कि जब हमारी ब्लड स्ट्रीम में लेड, मरकरी जैसे हैवी मेटल्स की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए या फिर हम उसको उस पॉइजनिंग को हम डिक्रीज़ करने के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए हम जो है चिलेशन थेरेपी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बायो आइसोस्टेरिज्म की। अब इसमें क्या होता है, Bioesters are group of chemical substances which have similar physical or chemical properties with similar biological activity। अब यहाँ पे ये लाइन क्या कहती है कि बायोएस्टर्स, बेसिकली बायोएस्टर्स होते क्या हैं कि बायोएस्टर्स जो है वो एक केमिकल सब्सटेंट्स का ग्रुप होता है जिसमें हमारा जो है दो कंपाउंड्स या फिर दो एटम्स जो है वो उन दोनों की फिजिकल, केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे सेम होती है, और उनका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, मतलब जो हमारा फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो भी हमारा सेम होता है, ठीक है। तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं बायोएस्टर्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो आइसोस्टेरिज्म। चलिए समझते हैं कि किस तरीके से हमारा बायो आइसोस्टेरिज्म हमारे ड्रग एक्शन को अफेक्ट करता है। इट इज़ यूज टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी, चेंज बायोअवेलेबिलिटी एंड इंक्रीज एक्शन। बेसिकली बायोएस्टर्स जो होते हैं उनको हम टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, बायोअवेलेबिलिटी को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, और किसी भी ड्रग के एक्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमारा सेम होता है, बट वो जो है उसकी अरेंजमेंट भी इस तरीके से होती है कि वो जो हमारा दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज फॉर्म करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरीके से हमारा ड्रग एक्शन को अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे हमारा जो एड्रेनलिन होता है, एड्रेनलिन के हमारे दो आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है हमारा डेक्स्ट्रो और दूसरा होता है हमारा लीवो। अब यहाँ पे हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमारा देखा जाए तो हमारा एड्रेनलिन का जो हमारा लीवो वाला हमारा जो आइसोमर है वो हमारा 50 टाइम्स ज़्यादा एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू डेक्स्ट्रो वाले एड्रेनलिन से, ठीक है। तो हमारा ये जो अरेंजमेंट है वो भी हमारा अफेक्ट करती है ड्रग एक्शन को। अब अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो यहाँ पे होता क्या है कि इसमें हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, सिर्फ हमारा एटम्स की जो अरेंजमेंट है या फिर हमारा एटम्स की जो प्लेस है वो हमारा चेंज होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा इसको आप कंपेयर कर सकते हैं सार के अकॉर्डिंग। सार में भी क्या होता है कि जैसे जैसे हम अरेंजमेंट चेंज करते हैं या फिर हम एटम को रिप्लेस करते हैं किसी और एटम के साथ, तो वहाँ पे एक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे भी हम जैसे ही हम एटम्स के अरेंजमेंट को चेंज करते हैं तो यहाँ पे एक्शन जो है वो बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड्स बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स।
अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे दो टाइप्स के होते हैं, सिस और ट्रांस। यहाँ पे हमारा जो एटम्स है उनके नंबर भी सेम होते हैं और जो बॉन्ड्स हैं वो भी सेम होता है, बट यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है कि उनकी जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, जो हमारा स्पेस में जो अरेंजमेंट्स होती है एटम्स की, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अब किसी कंपाउंड में हमारे दोनों एटम जो है वो हमारे सेम साइड होंगे तो उसे हम सिस कहेंगे, और अगर हमारा अपोजिट साइड होंगे तो उसे हम ट्रांस कहेंगे। चलिए अब समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरीके से हमारा ड्रग एक्शन को अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग। वही हमारा बता रखा है कि जिस तरीके से हमने सार में देखा था कि अगर हम किसी भी एटम की अरेंजमेंट को चेंज करते हैं तो उससे हमारा जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ड्रग की, वो भी चेंज हो जाती है। सिसप्लैटिन हैव मोर एंटी कैंसर एक्टिविटी देन ट्रांसप्लैटिन। अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो हमारा सिसप्लैटिन कंपाउंड होता है वो हमारा ट्रांसप्लैटिन कंपाउंड से ज़्यादा एक्टिव होता है और उसमें ज़्यादा एंटी कैंसर एक्टिविटी शो होती है। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल। तो गाइज ये थे हमारे कुछ फिजिको केमिकल पैरामीटर्स जो कि हमारे ड्रग एक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लासिफाई सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, आउटलाइन द सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ डायज़ेपाम। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की क्लासिफिकेशन लिखनी है और फिर हमें उसके बाद डायज़ेपाम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंथेसिस और यूजेस के बारे में डिस्कस करना है। चलिए अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स होते क्या हैं। These are those drugs which can reduce the anxiety and produce calming effect. बेसिकली ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे एंजाइटी को कम करती हैं और हमारी बॉडी में एक काल्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। स्मॉल डोज कोज सेडेशन एंड हायर डोज कोज हिप्नोसिस एंड एक्सेस कोज सर्जिकल एनेस्थीसिया। बेसिकली ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर हम इन ड्रग्स को स्मॉल अमाउंट में लेते हैं तो वो हमारा सेडेशन कोज कराती हैं, अगर हम डोज को बढ़ाएंगे तो वो हमारा जो है हिप्नोसिस कॉज कराएंगी, और अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंटेक करते हैं तो वो जो हमारा सर्जिकल एनेस्थीसिया कॉज कराती हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। यहाँ पे हमने जो है सेडेटिव और हिप्नोटिक्स को 3 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट आता है हमारा बेंजोडाइज़ेपिन्स, इसमें हमारी ड्रग्स आ जाती हैं डायज़ेपाम एंड ऑक्साज़ेपाम। सेकेंड क्लास आती है हमारी बार्बिचुरेट्स, इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं बार्बिटल एंड फिनोबार्बिटल। थर्ड क्लास आती है हमारी मिसलेनियस के यहाँ पे फर्दर सब पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा अल्कोहल डेरिवेटिव्स, इसमें हमारा आ जाता है ड्रग्स मेप्रोबेमेट। सेकंड आता है हमारा अमाइड डेरिवेटिव, इसमें हमारा आ जाता है ग्लूटाथाइमाइड। और थर्ड आता है हमारा एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स, इसमें हमारी ड्रग आ जाती है पैराल्डिहाइड। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डायज़ेपाम की। डायज़ेपाम की हमें सिंथेसिस बतानी है, मोड ऑफ एक्शन बताना है और यूजेस बताने हैं। चलिए सबसे पहले हम सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं 2-amino-5-chlorobenzophenols, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं इथाइल 2-amino एसीटेट के साथ। ठीक है, अब जब हम उसका रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा 7-chloro-1,3-डाईहाइड्रो 5-phenyl 2-हाइड्रोजन 1,4-benzodiazepine 2-on। ठीक है, अब जब हमारा ये कंपाउंड आ जाएगा फिर हम इसका रिएक्शन कराते हैं डाईमिथाइल सल्फेट के साथ। डाईमिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्शन होने के बाद जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा डायज़ेपाम। तो इस तरीके से हम डायज़ेपाम की सिंथेसिस करते हैं। अब जब भी एग्ज़ाम में कोई भी रिएक्शन आती है या फिर कोई भी सिंथेसिस पूछी जाती है तो आपको सिर्फ मेन रिएक्शन नहीं लिखनी, आपको उस रिएक्शन को थियोरेटिकल लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करना होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ डायज़ेपाम। बेसिकली डायज़ेपाम हमारा किस तरीके से अपना एक्शन शो करता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इट बाइंड विद गाबा रिसेप्टर्स। सबसे पहले हमारा जो डायज़ेपाम ड्रग है वो हमारा गाबा रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड होगी एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ गाबा। और बेसिकली हमारा ये करते क्या है कि गाबा रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद ये जो हमारा गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देती है। अब गाबा की एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो हमारा CNS की एक्टिविटी जो है वो हमारे डिक्रीज़ हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए थोड़ा गाबा के बारे में समझते हैं। गाबा बेसिकली होता क्या है, गाबा की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड्स। बेसिकली ये एक तरीके का अमीनो एसिड होता है जो कि हमारा CNS में प्रेजेंट होता है और एज अ न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है। अब गाबा का वर्क देखें तो गाबा बेसिकली एक तरीके का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि हमारा न्यूरोनल एक्साइटेशन को डिक्रीज़ करता है। अब जैसे हमारा न्यूरोनल एक्साइटेशन कम होगी तो हमारा CNS की एक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा डायज़ेपाम जो है वो CNS की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डायज़ेपाम के यूजेस की कि कहाँ कहाँ हम डायज़ेपाम को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट एंजाइटी, इंसोम्निया, मसल स्पाज्म एंड सीजर्स।
अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि बेसिकली हमारा डायज़ेपाम का मेन फंक्शन क्या है कि ये जो हमारा CNS की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है। तो हमारा CNS की एक्टिविटी ज़्यादा होने पे जो भी डिजीज़ होती है उन सबको ट्रीट करने के लिए हम जो है डायज़ेपाम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई NSAIDs एंड गिव द सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफेन। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले NSAIDs की क्लासिफिकेशन बतानी है और फिर हमें आइबुप्रोफेन की सिंथेसिस बतानी है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं NSAIDs की कि NSAIDs होते क्या हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। बेसिकली अगर हम NSAIDs की फुल फॉर्म की बात करें तो NSAIDs की फुल फॉर्म होती है हमारी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। These are those medicines that are widely used to relieve pain, reduce inflammation and bring down the high temperature. बेसिकली ये वो मेडिसिन्स होती है जिनको हम पेन से रिलीफ करने के लिए यूज़ करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं और हमारी बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर जो है वो हमारा हाई हो जाता है, जिसको हम फीवर वगैरह भी कहते हैं, तो उसको हम नॉर्मल करने के लिए हम जो है NSAIDs का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे हमारा ये वाली क्लासिफिकेशन हमें करनी है। इसमें हमने जो है सबसे पहले NSAIDs को 4 क्लासेस में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट आता है हमारा नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर्स, सेकंड आता है हमारा प्रेफरेंशियल COX-2 इनिबिटर्स, थर्ड आता है हमारा सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर्स और फोर्थ आता है हमारा एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एक्शन। ठीक है, तो इन 4 क्लासेस में हमने NSAIDs को क्लासीफाई करा गया है। चलिए एक एक को हम समझ लेते हैं। फर्स्ट क्लास आती है हमारी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर्स। इसमें हमारा आ जाता है सैलिसाइलेट्स, प्रोपियोनिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, फिनामेट्स, इनोलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स एंड एसिटिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये सब हमारे आ जाते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर्स में। सेकेंड क्लास आती है हमारी प्रेफरेंशियल COX-2 इनिबिटर्स। इसमें हमारी ड्रग्स आ जाती है नेमोसिलाइड्स, डिक्लोफेनेक एंड एसिलोफेनेक। थर्ड क्लास आती है हमारी सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर्स। इसमें हमारा ड्रग्स आ जाती है सेलेकॉक्साइब, इट्रोकॉक्साइब एंड पैरेकॉक्साइब। फोर्थ क्लास आती है हमारी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एक्शन। इसमें हमारा आ जाता है पैरा अमाइनोफिनॉल डेरिवेटिव्स। सेकंड आता है हमारा बेंजोक्साजोकेन डेरिवेटिव्स एंड थर्ड आता है हमारा पायराजोलैन डेरिवेटिव्स। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो जाती है एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स की, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स की। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफेन। अब आइबुप्रोफेन की जो सिंथेसिस है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ईजी भी है। तो चलिए आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं आइसोब्यूटाइल बेंजीन। आइसोब्यूटाइल बेंजीन को हम जो है रिएक्ट कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो है एसिटाइलेशन प्रोसेस होती है। अब एसिटाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा इस पोजीशन पे हमारा ये वाला ग्रुप लग जाता है। ठीक है, अब ये वाला ग्रुप लगने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो होता है हमारा 1,4-आइसोब्यूटाइल फिनाइल इथेनॉन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फिर हमें ये जो प्रोडक्ट आया अब हम इसको रिएक्ट कराते हैं HCN के साथ। अब HCN के साथ रिएक्ट कराने पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम के साथ ये वाला हाइड्रोजन लग जाता है और ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ हमारा ये वाला CN लग जाएगा और इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनता है 2-हाइड्रोक्सी 2,4-आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपेन नाइट्राइल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमारा ये वाला जो प्रोडक्ट बना था इसको हम रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होगी और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा आइबुप्रोफेन में। तो इस तरीके से हमारा आइबुप्रोफेन की सिंथेसिस होती है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइबुप्रोफेन, कि आइबुप्रोफेन किस तरीके से अपना मैकेनिज्म शो करता है। अब यहाँ पे हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारा एराकिडोनिक एसिड को रिलीज़ करती है। अब ये एराकिडोनिक एसिड जो है वो हमारा COX-1 और COX-2 इसकी प्रेजेंस में आके हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा COX-1 और COX-2 क्या है, ये दोनों ही जो है वो हमारा एक तरीके के एंजाइम होते हैं जो कि हमारा एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन में। ठीक है, इनकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इनकी हमारी फुल फॉर्म होती है साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेज 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन में ये कन्वर्ट हो जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हमारा जो है पेन वगैरह हमारी बॉडी में कॉज करवाता है और उससे हमारा जो है पेन वगैरह सेंसेशन होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर हो गया कि किस तरीके से हमारी बॉडी में पेन वगैरह होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी पेन होता है तो हमने आइबुप्रोफेन लिया। अब आइबुप्रोफेन क्या करेगा, आइबुप्रोफेन जाएगा और इस COX-1 और COX-2 इन दोनों एंजाइम्स को इनहिबिट कर देगा।
अब जैसे ये इनहिबिट होंगे तो ये जो हमारा एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट नहीं करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन में। अब जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे नहीं बनेगा तो मेन हमारा क्या था कि हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन ही हमारी बॉडी में पेन वगैरह कॉज करवा रहा था। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो यहाँ पे हमारा पेन वगैरह भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आइबुप्रोफेन जो है वो अपना एक्शन शो करता है। चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा सेक्शन बी जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में हमारे 7 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से हमें कोई भी 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 7 मार्क्स का होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन सी कम्प्लीटली हो जाता है 35 मार्क्स का। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपेयर फेज 1 एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे क्या होता है, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कंपैरिजन देना है फेज 1 मेटाबॉलिज्म का और फेज 2 मेटाबॉलिज्म का, और उसके बाद हमें फैक्टर्स बताने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम कंपैरिजन देख लेते हैं फेज 1 मेटाबॉलिज्म का और फेज 2 मेटाबॉलिज्म का। फेज 1 मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, कन्वर्ट पेरेंट ड्रग टू पोलर मेटाबोलाइट्स। बेसिकली हमारा जो पेरेंट ड्रग है वो हमारा कन्वर्ट होती है पोलर एक्टिव मेटाबोलाइट्स में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फेज 2 की, तो फेज 2 में क्या होता है, कन्वर्ट अ पेरेंट ड्रग टू पोलर इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स। अब यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है कि यहाँ पे हमारा जो है एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं, बट हमारा फेज 2 में जो है हमारा इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की। तो यहाँ पे हमारा फेज 1 में 3 रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी ऑक्सीडेशन, सेकंड होती है हमारी रिडक्शन और थर्ड होती है हमारी हाइड्रोलिसिस। तो ये तीनों रिएक्शन होती है हमारी फेज 1 में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फेज 2 की रिएक्शंस की। तो फेज 2 में होता है हमारा मिथाइलेशन, सल्फोनेशन, ग्लूक्रोनिडेशन एंड एसिटाइलेशन। तो ये सब रिएक्शंस होती है हमारी फेज 2 में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फेज 1 के एम की, कि हमारा बेसिकली फेज 1 में होता क्या है। फॉर एक्सक्रीशन अंडरगो फर्दर रिएक्शन। बेसिकली हमारा जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी ड्रग हमारा फेज 1 में जाती है, उसके एक्सक्रीशन के लिए उसमें फर्दर हमारा जो है और रिएक्शन करनी पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें फेज 2 की, अगर हमारा कोई भी ड्रग फेज 2 रिएक्शन में गई है, ठीक है, फेज 2 मेटाबॉलिज्म में गई है, तो वो डायरेक्टली हमारा जो है वहाँ से रीनली एक्सक्रीट आउट हो जाती है, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी फर्दर रिएक्शन नहीं होती है, वो डायरेक्टली वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। बट हमारा फेज 1 के लिए हमारा जो है रिएक्शन फर्दर हमें करनी पड़ती है, उसके बाद ही उन ड्रग्स का एक्सक्रीशन होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ फैक्टर्स लिख रखे हैं, जैसे हमारा एज हो गया, डाइट हो गया, जेंडर हो गया, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। अब एज की बात करें तो सबकी एज अलग है, और हमारा जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है वो हमारा एज के अकॉर्डिंग डिफर करता है, ठीक है। जैसे हमारा न्यूनेट्स में हमारा लीवर जो होता है वो हमारा सही से डेवलप नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे हमारा जो लीवर में हमारे जो एंजाइम होंगे वो भी हमारे ढंग से प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूनेट्स होते हैं उनमें जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारा स्लो होता है। अब बात करते हैं डाइट की। तो डाइट भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है जो कि हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। अब जैसे हमारा लो प्रोटीन डाइट होती है, उसकी वजह से हमारा जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। अगर हम बात करें हाई प्रोटीन डाइट की, तो उस केस में हमारा जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो हमारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जेंडर की। जेंडर भी हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमारे जो मेंस होते हैं और जो हमारे वुमेन्स होती है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब इन दोनों में हमारा जो है स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, हार्मोनल डिफरेंस होता है, जो कि हमारा अफेक्ट करता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म को। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन्स मेटाबोलाइज स्लो इन वुमेन्स देन मेंस। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम कंपेयर करें मेंस में और वुमेन्स में, तो हमारा जो बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग्स होती है वो हमारा वुमेन्स के अंदर स्लोली मेटाबोलाइज होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है हमारा पीके, सॉल्युबिलिटी, पोलैरिटी, साइज ऑफ ड्रग एंड शेप ऑफ ड्रग। तो ये सब हमारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आउटलाइन द क्लासिफिकेशन एंड सार ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक्स एजेंट्स। अब यहाँ पे हमें सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स की क्लासिफिकेशन बतानी है और फिर उसके बाद उसका सार बताना है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड करा है। फर्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट एक्टिंग, सेकंड आता है हमारा इनडायरेक्ट एक्टिंग और थर्ड आता है हमारा मिक्स एक्टिंग। अब यहाँ पे हमारा जो डायरेक्ट एक्टिंग है उसको हमने फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड करा है, अल्फा अगोनिस्ट और बीटा अगोनिस्ट। अब यहाँ पे हमारा अल्फा अगोनिस्ट और बीटा अगोनिस्ट को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड करा है। फर्स्ट आता है हमारा सेलेक्टिव और सेकंड आता है हमारा नॉन सेलेक्टिव। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा अगोनिस्ट की।
अल्फा अगोनिस्ट में हमारा सेलेक्टिव ड्रग्स में कौन कौन सी आती है? फर्स्ट आता है हमारा फिनाइलेफ्रिन और सेकंड आता है हमारा क्लोनिडीन। अब यहाँ पे हमारा जो फिनाइलेफ्रिन है वो हमारा अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे एक्शन शो करेंगी। वहीं अगर हम बात करें क्लोनिडीन की, तो क्लोनिडीन जो है वो हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर पे अपना एक्शन शो करेगी। वहीं अगर हम बात करें नॉन सेलेक्टिव अल्फा अगोनिस्ट की, तो ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि अल्फा रिसेप्टर पे जाके अपना एक्शन शो करती हैं। ये ड्रग्स अल्फा 1 रिसेप्टर या अल्फा 2 रिसेप्टर नहीं देखती हैं, ये दोनों रिसेप्टर पे अपना एक्शन शो करती हैं। इसमें हमारा आ जाता है नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बीटा अगोनिस्ट की। बीटा अगोनिस्ट में भी हमने दो क्लासेस में डिवाइड करा है, फर्स्ट हमारा सेलेक्टिव और सेकंड हमारा नॉन सेलेक्टिव। सबसे पहले हम बात करते हैं सेलेक्टिव ड्रग्स की। तो ये वो ड्रग्स होती है जो कि स्पेसिफिक बीटा रिसेप्टर पे अपना एक्शन शो करती हैं। इसमें हमारी ड्रग्स आ जाती हैं डोब्यूटामिन जो कि बीटा 1 रिसेप्टर पे अपना एक्शन शो करती हैं, टर्ब्यूटालिन जो कि बीटा 2 रिसेप्टर पे अपना एक्शन शो करती हैं, एंड मीराबैग्रोन ये हमारा बीटा 3 रिसेप्टर पे अपना एक्शन शो करती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा अगोनिस्ट की। बेसिकली ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारा सभी तरीके बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना एक्शन शो करती हैं। इसमें हमारा ड्रग आ जाती है आइसोप्रोटेनॉल एंड एपिनेफ्रिन। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स की। तो इसमें हमारा आ जाता है टायरामीन एंड प्रोपाइल हेक्साड्रिन। थर्ड क्लास आती है हमारी मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग्स। इसमें हमारा आ जाता है एफिड्रिन एंड मेटारामिनॉल। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन होती है सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स की। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमने सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स की क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स के सार के बारे में। अब यहाँ पे हमारा जो सिम्पैथोमिमेटिक का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। इसको हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारा अमीनो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा ये एरोमेटिक रिंग हो जाएगी जिसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं, और थर्ड हो जाएगी हमारी ये कार्बन चेन, ठीक है। इसको हम लिंकेज चेन भी कह सकते हैं, ब्रिज चेन भी कह सकते हैं, और हमारा कार्बन चेन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इस स्ट्रक्चर को 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया है। अब हम एक एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, सेपरेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग एंड अमीनो ग्रुप। हम यहाँ पे जो हमारा सेपरेशन है, ठीक है, सेपरेशन कौन सा है? ये वाला पार्ट, ठीक है, जो हमारा अमीनो ग्रुप है और हमारा एरोमेटिक रिंग है, इन दोनों के सेपरेशन में हमारा ये जो कार्बन चेन है, इसका हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हम इसमें कोई भी चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। When 2 carbon atoms present between ring and amino group give greatest activity। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा अमीनो ग्रुप है, जो हमारा रिंग है, इन दोनों के बीच में हमारा जो है 2 कार्बन की जो चेन है वो होनी चाहिए। तो इस कंपाउंड का जो है ग्रेटेस्ट एक्शन होगा, मतलब सबसे ज़्यादा एक्शन कब होगा? जब यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे। अगर जैसे हम चेन को बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो एक्टिविटी है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो ग्रुप। अब यहाँ पे हमारा ये जो अमीनो ग्रुप है, अगर हम इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं या फिर कोई भी चेंज करते हैं तो उससे हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए उसको समझ लेते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीनो ग्रुप हैव हाई अल्फा सेलेक्टिविटी। अगर हम प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अमीनो ग्रुप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा जो कंपाउंड है उसकी अल्फा सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा एड्रेनालिन। अब अल्फा सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ड्रग बनेगी, जो हमारा न्यू ड्रग होगी, वो हमारा जो है अल्फा रिसेप्टर पर जाके ज़्यादा बाइंड होगी और अपना एक्शन शो करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बल्कि अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैव हाई बीटा सेलेक्टिविटी। वहीं अगर हम अमीनो ग्रुप को रिप्लेस करते हैं बल्कि अल्काइल ग्रुप के साथ तो वहाँ पे हमारा बीटा सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल में आ जाता है हमारा सल्ब्यूटामॉल। थर्ड पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूएंट ऑन एरोमेटिक न्यूक्लियस। अब एरोमेटिक न्यूक्लियस में क्या होता है कि ये जो हमारा एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम इस एरोमेटिक रिंग की बात कर रहे हैं कि अगर हम इस एरोमेटिक रिंग में कोई भी चेंज करते हैं तो उससे हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट 3rd and 4th कार्बन गिव मैक्सिमम अल्फा बीटा एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो 3rd और 4th पोजीशन पे होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो है अल्फा और बीटा की जो एक्टिविटी है वो हमारा मैक्सिमम आएगी। इसमें हमारा एग्जांपल आता है एपिनेफ्रिन, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, इफ़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर एब्सेंट ईजिली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड मोर CNS एक्टिविटी। अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करवा देते हैं तो जो हमारा ड्रग होगी वो हमारा ईजिली हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगी और हमारा CNS में चली जाएगी, ठीक है। मतलब हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो हमारा ब्रेन के अंदर चली जाएगी और वहाँ पे हमारा जो है CNS एक्टिविटी शो करेगी। अब इसमें हमारा एग्जांपल आता है एम्फेटामिन।
एम्फेटामिन में हमारा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होते हैं और वो हमारा ईजिली हमारा ब्रेन में चली जाती है और वहाँ पे हमारा जो है CNS एक्टिविटी शो करती है। फोर्थ पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन। अब यहाँ पे हमारा जो अल्फा कार्बन है, ठीक है, अल्फा कार्बन कौन सा था, ये वाला हमारा जो स्ट्रक्चर था, ये बीच में हमारा जो लिंकेज था, लिंकेज का हमारा फर्स्ट कार्बन जो था वो हमारा अल्फा कार्बन था, जो हमारा सेकंड कार्बन था वो हमारा बीटा कार्बन था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अल्फा कार्बन पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए उसको देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन ब्लॉक मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब ये लाइन क्या कह रही है कि जब हमारा अल्फा कार्बन पे अगर हम कोई भी ग्रुप लगाते हैं या फिर कोई भी एटम अटैच करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है मेटाबॉलिज्म जो है, जो हमारा ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो हमारा ब्लॉक हो जाएगा। अब जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म ब्लॉक होगा तो हमारा जो ड्रग है वो हमारा मेटाबोलाइज नहीं होगी और हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होगी। तो उस केस में हमारा जो ड्रग है उसका जो एक्शन है वो हमारा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाएगा, मतलब हमारा जो ड्रग है वो हमारा लंबे समय तक काम करेगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है हमारा एम्फेटामिन। नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूशन ऑन बीटा कार्बन। अब यहाँ पे हमारा जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन कौन सा था, ये वाला जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पे हमारा पहला कार्बन जो था वो हमारा अल्फा कार्बन था और जो हमारा दूसरा कार्बन था जिसके साथ हमारा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो वाला हमारा बीटा कार्बन था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बीटा कार्बन में देखना है कि अगर हम बीटा कार्बन में कोई भी चेंज करते हैं या फिर कोई और ग्रुप लगाते हैं तो उससे हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिक्रीज लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड डिक्रीज CNS पेनिट्रेशन। अब इसका बेसिक सा मतलब क्या है कि जैसे कोई ड्रग है, अब हम चाहते हैं कि वो ड्रग जो है वो हमारा CNS में अपना एक्शन शो करे, बट अगर उसका जो बीटा कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा तो वो जो है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से वो जो हमारा CNS तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से वो अपना एक्शन CNS में नहीं देगी, ठीक है। अगर हमें CNS में एक्शन चाहिए तो हमें उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव करवाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीजेज अल्फा बीटा अगोनिस्ट एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं तो वो जो हमारा अल्फा बीटा अगोनिस्ट एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमें अपनी ड्रग का या फिर अपनी मोइटी का अल्फा बीटा अगोनिस्ट एक्टिविटी चाहिए तो वहाँ पे हम बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करवा देंगे। अगर हमें CNS एक्शन चाहिए तो वहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो हमारा रिमूव करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलस्ट्रेट द मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस एंड यूजेज ऑफ डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड कार्बाकोल। अब इस क्वेश्चन में हमें डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और कार्बाकोल का मोड ऑफ एक्शन बताना है, सिंथेसिस बतानी है और यूजेस बताने हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड की। चलिए अब हम यहाँ पे इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सियानोसाइक्लोहेक्सेन को लेंगे, उसको हम रिएक्ट कराएंगे साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2 और ये हमारा फॉर्म कर लेगा 1 सियानो बाईसाइक्लोहेक्सेन। फिर हम इस कंपाउंड को लेंगे और इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस होती है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की कि किस तरीके से हमारा डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड अपना एक्शन शो करता है। इट एक्ट एज नॉन सेलेक्टिव स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। अभी ये जो हमारा नॉन सेलेक्टिव स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह अपना एक्शन शो करता है। इट हैज़ स्पेसिफिक एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट एट M रिसेप्टर एंड डायरेक्ट इफेक्ट। बेसिकली ये लाइन क्या कहती है कि जो हमारा डाइसाइक्लोमिन होता है वो सबसे पहले जाता है और M रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ठीक है। M रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एसिटाइलकोलिन है वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे डाइसाइक्लोमिन है वो M रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा और अपना एक्शन शो करता है। अब इसका बेसिक एक्शन क्या होता है कि ये जो हमारे स्मूथ मसल की जो मोटिलिटी होती है, जो मूवमेंट होती है, उसको डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। और हमारा डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो हमारा गैस्ट्रिक सिक्रेशन को भी कम करता है। तो ये दो मेजर फंक्शन होते हैं हमारे डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड के। चलिए नेक्स्ट अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड ड्यूडेनल अल्सर्स। बेसिकली हमारा जो डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है उसको हम यूज़ करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए और ड्यूडेनल अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कार्बाकोल की। कार्बाकोल बेसिकली हमारा पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट होता है जो कि हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। चलिए सबसे पहले हम इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं। सिंथेसिस में हम सबसे पहले लेते हैं कोलिन क्लोराइड, उसको हम रिएक्ट कराते हैं फॉस्जीन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। और ये हमारा जो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म कर लेता है और फिर हम इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं NH4OH के साथ और इस तरीके से हमारा कार्बाकोल का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की कि किस तरीके से हमारा कार्बाकोल जो है वो अपना एक्शन शो करता है। इट बाइंड विद बोथ N and M रिसेप्टर्स
it is not inactivated by cholinesterase enzyme, so prolong the action of acetylcholine। बेसिकली हमारा कार्बाकोल जो है वो हमारा एसिटाइलकोलिन की तरह सेम एक्शन देता है, और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये जो हमारा कोलेस्ट्रेज एंजाइम के थ्रू इनएक्टिवेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा कार्बाकोल जो है वो हमारा N और M रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, और एज हमारा एसिटाइलकोलिन हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को ये एक्टिवेट करेगा। चलिए नेक्स्ट अब हम कार्बाकोल के यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट सीवियर ग्लूकोमा एंड यूज टू रिड्यूस द इंट्राओकुलर प्रेशर। बेसिकली हमारा जो सीवियर ग्लूकोमा होता है उस कंडीशन को ट्रीट कराने के लिए हम कार्बाकोल का यूज़ कर सकते हैं, और हमारा जो इंट्राओकुलर प्रेशर है उसको भी रिड्यूस कराने के लिए हम कार्बाकोल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई एंटी कन्वर्जेंट्स एंड गिव द सिंथेसिस ऑफ फेनेटोइन। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एंटी कन्वर्जेंट्स की क्लासिफिकेशन बतानी है, और फिर हमें फेनेटोइन की सिंथेसिस बतानी है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी कन्वर्जेंट्स की, कि एंटी कन्वर्जेंट्स होते क्या हैं। एंटी-कन्वल्सेंट्स, दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट सीजर्स। बेसिकली ये वो ड्रग्स होती है जो कि हम सीजर्स के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, उन्हें हम एंटी-कन्वल्सेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एंटी-कन्वल्सेंट ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे हमारा जो एंटी-कन्वल्सेंट ड्रग है उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट आता है हमारा बार्बिचुरेट्स, इसमें हमारा ड्रग्स आ जाती है फिनोबार्बिटॉन एंड मेथार्बिटल। सेकेंड क्लास आती है हमारी हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन में हमारा जो ड्रग्स होती हैं वो होती है हमारी फेनेटोइन एंड इथेटोइन। थर्ड क्लास आती है हमारी ऑक्साजोलिडिन डायोन्स, इसमें हमारा ड्रग्स आती है ट्राइमेथाडायोन एंड पैरामेथाडायोन। फोर्थ क्लास आती है हमारी सक्सिनामाइड्स, इसमें हमारा ड्रग्स आ जाती है फेनासक्सिमाइड्स एंड इथोसक्सिमाइड्स। नेक्स्ट क्लास आती है हमारी यूरियाज एंड मोनोअसाइल यूरियाज, इसमें हमारा ड्रग्स आ जाती है फेनासिमाइड्स एंड कार्बामेजिपाइंस। नेक्स्ट क्लास आती है हमारी बेंजोडाइजिपिन्स, इसमें हमारा ड्रग्स आ जाती है क्लोनाजिपाम। नेक्स्ट क्लास आती है हमारी मिसलेनियस, इसमें हमारा ड्रग्स आती है वेल्प्रोइक एसिड्स एंड गाबापेंटिन। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन होती है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स की। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फेनेटोइन की सिंथेसिस की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बेंजाइल लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कराएंगे यूरिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है फेनेटोइन फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से फेनेटोइन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई जनरल एनेस्थेटिक्स एंड गिव द सिंथेसिस ऑफ हेलोथेन। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जनरल एनेस्थेटिक्स की क्लासिफिकेशन लिखनी है, और फिर हमें हेलोथेन की सिंथेसिस बतानी है। चलिए सबसे पहले हम जनरल एनेस्थेटिक्स की बात कर लेते हैं कि जनरल एनेस्थेटिक्स होते क्या हैं। बेसिकली जनरल एनेस्थेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि सर्जरी के दौरान होने वाली पेनफुल सेंसेशन को लॉस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली सर्जरी के दौरान करते वक्त हम जो है जनरल एनेस्थेटिक्स देते हैं ताकि पेशेंट को किसी भी तरीके का पेन या फिर कोई और इरिटेशन ना हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स की क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे हम जनरल एनेस्थेटिक्स को 2 टाइप्स में बांटते हैं। फर्स्ट आता है हमारा इनहेलेशन, और सेकेंड आता है हमारा इंट्रावीनस। अब इंट्रावीनस के हमारे सब पार्ट्स होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स एंड डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। ठीक है, चलिए एक एक करके हम दोनों को समझ लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स की। इसमें हमारा ड्रग्स आ जाती है हेलोथेन, मिथॉक्सीफ्लोरेन, एनफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन एंड डेसफ्लोरेन। तो ये सब हमारी ड्रग्स आती है इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंट्रावीनस वाले की। तो इंट्रावीनस के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स एंड डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। अब अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स के हमारी 2 ड्रग्स आती हैं, इसमें हमारा आता है मेथोहेक्साइटल सोडियम एंड थायोपेंटल सोडियम। वहीं अगर हम बात करें डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स की, तो इसमें हमारी 2 ड्रग्स आती हैं कैटामाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड फेनसाइक्लिडिन। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन होती है जनरल एनेस्थेटिक्स की। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हेलोथेन की सिंथेसिस की। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं ट्राइक्लोरोइथाइलिन, उसको हम 130 डिग्री सेल्सियस पे HF के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा 2 क्लोरीन जो है वो हमारा रिमूव होते हैं, और उसकी जगह हमारा जो है फ्लोरीन एटम अटैच होता है, और ये जो हमारा डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके यहाँ पे हमारा एक और फ्लोरीन अटैच होता है। तो यहाँ पे हमारा टोटल 3 फ्लोरीन अटैच होंगे, और यहाँ पे हमारा एक जो है इस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म होता है 2-chloro-111 ट्राइफ्लोरोइथेन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि जो हमारा 2-chloro-111 ट्राइफ्लोरोइथेन आया था उसको हम 450 डिग्री सेल्सियस पे Br2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, और वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ये हाइड्रोजन एटम है इसकी जगह हमारा Br आ जाएगा, और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन एटम और एक Br, ये दोनों मिलके हमारा जो है HBr रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो है Br एटम अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हेलोथेन फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामीन्स। अब इस क्वेश्चन में हमें कैटेकोलामीन्स का बायोसिंथेसिस बताना है और कैटाबॉलिज्म बताना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन्स। अब यहाँ पे हमें कैटेकोलामीन्स का बायोसिंथेसिस बताना है कि किस तरीके से हमारा कैटेकोलामीन्स जो है वो हमारा बायोलॉजिकल टिश्यूज़ में सिंथेसाइज होते हैं। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन जो है वो एक अमीनो एसिड्स होता है, उसी से हमारा जो है कैटेकोलामीन्स का सिंथेसिस होता है। अब यहाँ पे हमारा जो फिनाइल एलानिन है वो हमारा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है हमारा एल टायरोसिन में, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हमारा जो फिनाइल एलानिन है उसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है, मतलब यहाँ पे हमारा जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है। फिर हमारा जो एल टायरोसिन है वो हमारा टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में हमारा कन्वर्ट होता है एल डोपा में। एल डोपा में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डी कार्बोक्सिलेशन। फिर हमारा जो है एल डोपा का डी कार्बोक्सिलेशन होता है और ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में। अब यहाँ पे हमारा डी कार्बोक्सिलेशन से मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी रिलीज़ हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज़ होती है, ये जो हमारा COOH है, ठीक है, यहाँ पे हमारा COO जो है ये हमारा रिमूव हो जाता है एज अ CO2 के फॉर्म में हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमारा इस तरीके से H जो है वो डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डोपामीन फॉर्म होता है। फिर हमारा जो डोपामीन है वो हमारा कन्वर्ट होता है नॉर एड्रेनलिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। अब यहाँ पे हमारा जो बीटा हाइड्रोक्सिलेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा जो बीटा पोजीशन है, ये जो हमारा अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप के फर्स्ट कार्बन जो होता है वो हमारा अल्फा कार्बन होता है और जो हमारा सेकंड कार्बन होता है वो हमारा बीटा कार्बन होता है। तो हमारा ये वाला कार्बन जो है वो हमारा बीटा कार्बन है। अब यहाँ पे बीटा कार्बन पे हमारा हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमारा बीटा कार्बन पे अटैच होगा और ये हमारा फॉर्म हो जाएगा नॉर एड्रेनलिन। फिर हमारा जो नॉर एड्रेनलिन होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है एड्रेनलिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एन मिथाइल ट्रांसफरेज। अब ये एंजाइम क्या करता है कि जो हमारा ये नाइट्रोजन एटम है, इस एटम पे हमारा जो है एक मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देगा और ये हमारा फॉर्म हो जाएगा एड्रेनलिन। तो इस तरीके से हमारा कैटेकोलामीन्स की सिंथेसिस होती है। बेसिकली कैटेकोलामीन्स की बायोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे सिर्फ आपको फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर याद करना है और बाकी आपको एंजाइम्स के नेम याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामीन्स की। तो यहाँ पे हमें समझना है कि किस तरीके से हमारे कैटेकोलामीन्स हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होते हैं। अब हमारी बॉडी में कैटेकोलामीन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए दो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा माओ और सेकंड आता है हमारा कॉम्ट। अब जो हमारा माओ होता है उसकी फुल फॉर्म होती है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। जैसा कि यहाँ पे हम नाम से ही बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है डी अमाइनेशन होता है। वहीं अगर हम बात करें कॉम्ट की, तो कॉम्ट जो है उसकी फुल फॉर्म होती है कैटाकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। तो यहाँ पे हमारा जो कैटाकॉल रिंग होती है उसका मिथाइलेशन होता है। अब चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो कैटेकोलामीन्स होती हैं उनके दो डेरिवेटिव्स होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा नॉर एपिनेफ्रिन और सेकंड आता है हमारा एपिनेफ्रिन, ठीक है। अब यहाँ पे हम नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमारा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन अपना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो वो उनका जो है कैटाबॉलिज्म हो जाता है, मतलब उनका जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो है इनएक्टिवेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा दो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारा कैटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा कॉम्ट और सेकंड आता है हमारा माओ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नॉर एपिनेफ्रिन की। तो नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो हमारा कॉम्ट की प्रेजेंस में नॉर मेटानेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो हमारा ये हाइड्रोजन एटम है वो हमारा रिप्लेस होता है और उसकी जगह हमारा जो है मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा नॉर मेटानेफ्रिन का फॉर्मेशन होता है जो कि एक इनएक्टिव कंपाउंड है। वहीं अगर हम बात करें माओ एंजाइम की, तो नॉर एपिनेफ्रिन माओ एंजाइम की प्रेजेंस में 3,4-डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लूकोएल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसा कि हमने ऊपर समझा था कि माओ एंजाइम जो है वो हमारा डी अमाइनेशन करवाता है। तो यहाँ से हमारा जो है अमीन ग्रुप बिल्कुल रिमूव हो जाता है, मतलब डिलीट हो जाता है और यहाँ पे हमारा जो है CHO लग जाता है। तो इस तरीके से हमारा माओ एंजाइम नॉर एपिनेफ्रिन को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एपिनेफ्रिन की। तो एपिनेफ्रिन भी माओ एंजाइम की प्रेजेंस में 3,4-डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लूकोएल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे भी हमारा क्या होता है कि ये हमारा अमाइन ग्रुप जो है वो हमारा कम्प्लीटली डिलीट हो जाता है और उसकी जगह हमारा CHO लग जाता है। वहीं अगर हम बात करें कॉम्ट एंजाइम की, तो एपिनेफ्रिन जो है वो हमारा कॉम्ट एंजाइम की प्रेजेंस में मेटानेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे भी हमारा ये वाला हाइड्रोजन जो है वो हमारा रिमूव होके उसी जगह हमारा मिथाइल ग्रुप लग जाएगा।
अब हमारा जो मेटानेफ्रिन है और ये हमारा जो नॉरमेटानेफ्रिन है, ये दोनों फर्दर कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में जाते हैं और माओ एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो हमारा 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फिनाइल ग्लूकोएल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसा कि हमारा माओ एंजाइम जो है वो हमारा क्या करवाता है, डी अमाइनेशन करवाता है। तो इसमें हमारा ये वाला जो अमीन ग्रुप है और ये वाला जो हमारा अमीन ग्रुप है, ये दोनों ही हमारा डिलीट हो जाएंगे और इसकी जगह हमारा जो है CHO ग्रुप लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कैटाकोलामीन्स की कैटाबॉलिज्म होती है। उम्मीद आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द सिंथेसिस ऑफ प्रोप्रानोलॉल एंड डिस्कस द सार ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रोप्रानोलॉल की सिंथेसिस बतानी है और फिर हमें बीटा ब्लॉकर्स का सार डिस्कस करना है। चलिए सबसे पहले हम सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं 1 नेप्थोल, उसको हम रिएक्ट कराते हैं एपीक्लोरोहाइड्रिन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl और यहाँ पे हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और ये हमारा फॉर्म करता है 1 क्लोरो 3 1 नेप्थाइलॉक्सी 2 प्रोप्रानोलॉल। अब यहाँ पे हमारा जो 1 क्लोरो 3 1 नेप्थाइलॉक्सी 2 प्रोप्रानोलॉल कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम रिएक्ट कराएंगे आइसोप्रोपाइल अमाइन के साथ और ये हमारा फॉर्म कर लेगा प्रोप्रानोलॉल। तो इस तरीके से हमारा प्रोप्रानोलॉल की सिंथेसिस होती है। चलिए गाइज नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स के सार की। अब बीटा ब्लॉकर्स का सार लिखने से पहले सबसे पहले हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। अब हम इस स्ट्रक्चर को 4 कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। पहला आता है हमारा अमीनो ग्रुप, सेकंड आता है हमारा कार्बन चेन, थर्ड आता है हमारा एक्स ग्रुप और फोर्थ आता है हमारा एरोमेटिक रिंग। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं। अब इन 4 कंपोनेंट्स में हम अल्ट्रेशन करेंगे और फिर हम इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं एरोमेटिक रिंग की। एरोमेटिक रिंग कौन सी है? ये वाली हमारी जो फिनाइल रिंग है, ये हमारी एरोमेटिक रिंग है। अब इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है एल्किनाइल एंड एल्किनाइलॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशन ऑन फिनाइल रिंग गिव गुड बीटा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि हमारा ये जो फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग के हमारा ऑर्थो पोजीशन मतलब ये वाली पोजीशन जो है, इस पोजीशन पे अगर हमारा एल्किनाइल ग्रुप लगा होगा या फिर हमारा एल्किनाइलॉक्सी ग्रुप लगा होगा, तो उस केस में हमारा जो है जो ड्रग होगी, हमारी जो मॉइटी होगी, वो हमारा गुड बीटा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करेगी। इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाता है एल्प्रेनोलॉल। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो हमारा एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग में अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप अगर हम अटैच करवाते हैं तो उस केस में क्या होता है, एंटागोनिस्ट एक्टिविटी रिमूव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैटाकोल रिंग। अब ये जो हमारा एरोमेटिक रिंग है, अगर हम इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे तो ये जो हमारा कैटाकोल रिंग बन जाएगी और कैटाकोल रिंग जो है वो हमारा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो नहीं करती है। तो इस वजह से हमारा जो कंपाउंड है, जो हमारी ड्रग है, उसकी एंटागोनिस्ट एक्टिविटी जो है, जो उसकी बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी है, वो हमारी रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ़ फिनाइल रिंग रिप्लेस विद नेप्थाइल रिंग दे आर नॉन सेलेक्टिव। अब इस पॉइंट को आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास कोई भी ड्रग है, ठीक है, उसमें हमारा जो एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग में अगर हमारा फिनाइल रिंग लगी होगी तो वो जो हमारा सेलेक्टिव एक्टिविटी शो करेगा। अगर उसकी जगह हमारा फिनाइल रिंग की जगह अगर हमारा नेप्थाइल रिंग लगी होगी तो वो हमारा नॉन सेलेक्टिव एक्टिविटी शो करेगा। अब जैसा कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ले रखा है प्रोपेनोलॉल का, तो यहाँ पे हमारा नेप्थाइल रिंग अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेप्थाइल रिंग अटैच होने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो प्रोपेनोलॉल है, ठीक है, वो जो हमारा नॉन सेलेक्टिव एक्टिविटी शो करता है। वही हमारा एग्जाम्पल में दे रखा है कि हमारा प्रोपेनोलॉल जो है वो हमारा नॉन सेलेक्टिव होता है और जो हमारा एटिनोलॉल है उसमें हमारा जो है फिनाइल रिंग होती है, तो वो हमारा सेलेक्टिव एक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कार्बन चेन की। OCH2 ग्रुप बिटवीन एरोमेटिक रिंग एंड इथेनॉल अमीनो साइड चेन इज़ एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ बीटा ब्लॉकर। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा ये इथेनॉल अमीनो ग्रुप है, ठीक है, और ये हमारा एरोमेटिक रिंग है, इन दोनों के बीच में हमारा ये जो X ग्रुप है, X जो है वो हमारा होगा OCH2 ग्रुप, ठीक है। ये जो हमारा एसेंशियल है, अगर हम इसको रिमूव करवा देते हैं तो वो जो हमारा बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अमीनो ग्रुप की। अमीनो ग्रुप कौन सा? हमारा ये वाला ग्रुप, ठीक है। आइसोप्रोपाइल एंड टी ब्यूटाइल ग्रुप ऑन अमीनो ग्रुप गिव मोर एक्टिव कंपाउंड्स। अब ये लाइन क्या कहती है कि जो हमारा अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप के साथ अगर हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा या फिर हमारा टी ब्यूटाइल ग्रुप होगा, तो उन दोनों केस में हमारा जो ड्रग होगी वो हमारा एक्टिव कंपाउंड होगी, ठीक है, मतलब वो जो हमारा ज़्यादा एक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्स ग्रुप की। एक्स ग्रुप कौन सा? हमारा ये वाला ग्रुप, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक्स ग्रुप। अब एक्स ग्रुप की जगह अगर हमारा हाइड्रोजन एटम अटैच होगा तो उसे हम कहेंगे अराइल इथेनोलामीन्स,
वहीं अगर हमारा एक्स ग्रुप की जगह मिथॉक्सी ग्रुप अटैच होगा तो उसे हम कहेंगे अराइलॉक्सी प्रोपेनोलामीन्स। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज हमने बी फार्म 4 सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 का 2021-22 का AKTU का क्वेश्चन पेपर आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट और हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस कर लिया है। उम्मीद आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म 4 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।